हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले भाई मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल के क्लास में यानी पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जिस चैप्टर को, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। और उस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पार्ट हम लोगों ने देखा था समत्रिभाज। समत्रिभाज से रिलेटेड जितनी भी बात थी, जितना भी बेस था, एक अच्छा कंसेप्ट था। मैंने पूरी कोशिश किया था जो आपको दे दूं, और भली भांति मैंने दिया भी था और आपको भी मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जिस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सेक्शन है और वह सेक्शन लंबा होने के कारण हम उसमें चाह रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट, सारे पार्ट बाय पार्ट को एक एक करके बता दूं, ताकि आपको मैथ का जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको निर्देशांक ज्यामिति से ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है भली भांति मेरी बात को समझ रहे होंगे और आगे भी समझेंगे। उससे पहले यदि मैं अपने क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूं, उससे पहले यदि माइंड में किसी तरह का कोई बोझ है, टेंशन है, तनाव है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे को एक साइड कर दें और मेरे साथ 20 या 25 मिनट आप दें। आपका ये 20 या 25 मिनट कीमती वक्त लेकर मैं आपको कुछ एक अच्छा कंटेंट दूंगा, कुछ एक अच्छा आपको बेस दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके लाइफ के लिए, जो आपके मैथ के लिए एक अच्छा प्लान होगा, एक अच्छा जरिया होगा आगे की ओर बढ़ने का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को मानेंगे। चलिए, उससे पहले यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दे, ताकि मैं अंदर से पूरी तरह से मोटिवेट होकर अच्छा कंटेंट आपके दूं, पूरी तरह से एनर्जी फुल होकर आपको पढ़ाऊं। ठीक है मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वह काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वह टॉपिक का जो रिलेशन है वो विभाजन सूत्र से ही है। वह जो टॉपिक का रिलेशन है वो मध्य बिंदु की दूरी के बीच की दूरी से ही है। वह जो टॉपिक का रिलेशन है दो बिंदु की बीच की दूरी से ही है। यानी हम कह सकते हैं कि पिछले वाले क्लास में जितनी भी बात पढ़ी थी, आगे भी हम उसी टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा खाली लेवल अलग होगा, थोड़ा कंसेप्ट अलग होगा, लेकिन हमें जड़ जो है वही पकड़ के आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आप मेरी बात को मानेंगे। अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं और आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हर बार की तरह इस बार भी जो है मैं आपके लिए कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को अपने से मेहनत करके आपके साथ सामने लाता हूं। ठीक है, आपके सामने है मेरे भाई। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि बिंदु ए, इसमें जो है कोई बिंदु है, यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 6,1 है, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, इधर अपने माइंड को नहीं करेंगे, और जिसका बी का निर्देशांक है मेरे भाई 8,2 है। ठीक है, और सी का निर्देशांक है मेरे भाई 9,4 है, 9,4 है। और आगे की ओर और क्या कहता है और देखें, और डी का जो निर्देशांक है वो P,3 है, P,3 है, एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये क्या कह रहा है कि एक जो ये जो जितना भी निर्देशांक है ये समानांतर चतुर्भुज के क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो आपको ये बताना है शीर्ष है। ठीक है, इतनी बात को समझ गए। तो P बराबर भाट, तो P का वैल्यू बताना है। यानी आज के क्लास का, आज के पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर इस तरह से दिख रहा होगा आपको व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का यह क्वेश्चन को मैं सबसे पहले एनालिसिस करता हूं, क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा करता हूं, ताकि आपके माइंड में किसी तरह कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो यदि बिंदु ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक, तो इससे पता ही चला कि 4 निर्देशांक दे रखा है, यानी यह चतुर्भुज वाले फैक्टर की बात कर रहा है, यानी चतुर्भुज वाले श्रेणी शीर्ष की बात कर रहा है। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया कि किसी भी 4 निर्देशांक का मतलब चतुर्भुज, 3 निर्देशांक का मतलब त्रिभुज। ठीक है, और 2 का मतलब जो है डिस्टेंस वाली बात कर रहा है। ये बात तो आप भली बात ही जानते होंगे। तो यहां पर देख रहे हैं चतुर्भुज का बात कर रहा है। आगे क्वेश्चन खुद ये चर्चा कर दिया, एक समानांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है मेरे भाई? समानांतर चतुर्भुज है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे? हम लोग हल के लिए पोजीशन के पास जाते हैं, हल करते हैं। समानांतर चतुर्भुज का सबसे पहले हमने फिगर पाल लिया। ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर हुआ। इसका नाम हमने ए दिया मेरे भाई, इसका नाम बी दिया मेरे भाई, इसका नाम सी दिया, इसका नाम डी दिया। ठीक है, इतनी बात तो आप कर लेंगे। यहां तक तो कंसेप्ट में किसी तरह को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए का निर्देशांक है 6,1 है, तो इसको हमने क्या लिखा 6,1 लिख दिया। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। बी है तो 8,2 हो गया, यहाँ पर 8,2 हुआ, इतना काम कर लेंगे। अब सी है तो सी जो है 9,4 है, 9, कितना 4 है। डी जो है P,3 है, P, क्या 3 है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जो P जो पॉइंट है, डी का निर्देशांक जो P पड़ा P,3 है, तो P का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, यानी P का मान बताना है। जिस तरह से दो बिंदु के बीच की दूरी रहती थी और वहां पर एक पॉइंट दोनों को समद्विभाज करता था, या तो उसके कंसेप्ट में हम लोग जो है विभाजन सूत्र का लगा के हम लोग P को आसानी से जान लेते थे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ कंसेप्ट ही अलग है, ये चतुर्भुज फैक्टर की बात कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर यदि समद्विभाज करते थे ए और डी को, अगर यदि आप समझते हैं तो यहाँ पर समद्विभाज वाला कोई पार्ट नहीं दे रखा है, यानी हम कह सकते हैं चर्चा का मेन विषय जो है वो समानांतर चतुर्भुज है। यानी बाई समानांतर चतुर्भुज के जरिए आपको जो है P के वैल्यू तक जाना है, उसके लिए आपको एक अच्छा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए समानांतर चतुर्भुज को समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। समानांतर चतुर्भुज ये कहता है कि समानांतर का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो उसे समानांतर कहते हैं। एग्जाम्पल कहने का मतलब ये 1 तो ये भी इधर, ये 2 तो ये भी क्या होगा इधर हो गया। इतनी बात तो आप समझ गए, जैसा कि मैंने बेस की क्लास में भी ऐसी बातों पर चर्चा कर दिया था। ठीक है, समानांतर का मतलब समान अंतर, जो आमने सामने की भुजा में समान अंतर हो, यहाँ पर दोनों समान हो, यहाँ पर दोनों भी क्या हो समान हो जाए। इतनी बात समझ गए। अब ये जब समान हो गया तो इसमें विकर्ण भी होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, विकर्ण भी होता है। तो यहाँ पर एक लाइन ए और डी हो गया विकर्ण का, इधर जो एक लाइन हो गया वो आपको इस तरह से ए और सी हो गया, जिसका विकर्ण का पॉइंट जो जहां पर प्रतिच्छेद करा उसको हमने ओ माना। क्या माना, ओ माना। इतनी बात तो कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि क्या है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका ए का निर्देशांक इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना है। और उसमें क्या देख सकते हैं कि एसी जो है विकर्ण है जिसका मध्य, और याद एसी विकर्ण इसमें है और बीडी विकर्ण है। तो उसके कंसेप्ट में आप नोट कर लें इस बात को कि समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। ये पॉइंट को आप लिख लें। ठीक है, तो चलिए यहां पर जब हम हल कर रहे हैं, बनाने की ओर जान रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर विकर्ण यहां पर हम लिख दे रहे हैं विकर्ण एसी तथा क्या है बीडी का मध्य बिंदु ओ है। इसका निर्देशांक को ओ है, जिसको हम लोग निर्देशांक x और y मानते हैं। ठीक है, ओ है। ठीक है, इतनी बात को कर लें। और हम लोग ये भी जानते हैं, अतः समानांतर, हम लोग जानते हैं क्या कि अतः समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इतनी बात को आप लिख लें, समद्विभाजित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात ओ यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो यहां पर हो सकता है कि एसी तथा बीडी का मध्य बिंदु ओ होगा। जब समद्विभाजित करेगा, समान अनुपात में बांटेगा, तो यहां पर दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये जो ओ पॉइंट होगा, विकर्ण एसी का भी मेन बीच का जो है मुख्य पॉइंट होगा, यानी ये जो होगा मध्य बिंदु होगा, और विकर्ण बीडी का भी मध्य बिंदु होगा। अर्थात ओ जो है ओ मध्य बिंदु है एसी तथा बीसी का, एसी तथा किसका, बीडी का। इतना बात लिख देंगे, या ये पहले लिख दें या ये पहले, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ओ मध्य बिंदु है एसी तथा बीडी का, तो उसके रिस्पेक्ट में हम जानते हैं कि जब ओ मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के कंसेप्ट में मैंने निर्देशांक ज्यामिति में बताया था मेरे भाई, तो उसके लिए एक्स अक्ष के लिए फॉर्मूला x1 + x2/2 होता है, और y अक्ष के लिए y1 + y2 क्या होता है, 2 होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब ये मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण, यहां पर लिख देंगे विकर्ण एसी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु ओ है। ओसी का मध्य बिंदु ओ है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ओ का निर्देशांक x के लिए फॉर्मूला होता है, ओ का निर्देशांक x के लिए x1 +
x2 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। तो x का जब विकर्ण हम AC ले रहे हैं, विकर्ण क्या ले रहे हैं AC ले रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में x1 का काम 6 करेगा और x2 का काम कौन करेगा 9 करेगा। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और बटा ये 2 हो जाएगा, 9 अच्छे कितना हो गया 15 बटा 2 हो गया। ठीक है, इतनी बात तो आप कर लेंगे। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर ये बात कर लें तो इसके बाद y एक्सिस भी ज्ञात कर लें, y1 प्लस क्या होता है y2 होता है और बटा 2 होता है। तो जब विकर्ण AC लिया तो इसका y एक्सिस 1 हो जाएगा और यहाँ पर y एक्सिस 4 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 5 बटा कितना आ गया 2 आया। तो पता ही चला AC विकर्ण का जो मध्य बिंदु है उसका O का निर्देशांक निकला, x के लिए क्या निकला, x के लिए बराबर 15 बटा 2 और यहाँ पर y बराबर 5 बटा 2 आया। यही ना आया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि x का निर्देशांक 15 बटा 2 और y के लिए क्या आया 5 बटा 2 आया। अब यहाँ पर अब आगे की ओर जब चलते हैं मेरे भाई, अब विकर्ण दो ठो विकर्ण है, दोनों एक दूसरे समद्विभाज कर रहा है। तो विकर्ण BD के लिए यहाँ पर क्या BD के लिए विकर्ण BD के लिए O मध्य बिंदु है, O है मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु है, इतना लिख देंगे मध्य बिंदु। तो O के लिए x निर्देशांक क्या होगा कि x1 प्लस x2 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब विकर्ण BD के लिए मध्य बिंदु O है, दोनों के लिए मध्य बिंदु O है, अकॉर्डिंग टू विकर्ण में हम देखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो x1 का काम 8 कर जाएगा और x2 का काम कर जाएगा मेरे भाई P कर जाएगा और बटा 2 कर देगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं ताकि किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। ठीक है, अब x एक्सिस का इधर भी निर्देशांक O का, इधर भी x एक्सिस का निर्देशांक O का, दोनों साइड x एक्सिस है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, तो हम कह सकते हैं कि एक का समीकरण जब एक साइड बराबर इक्वल की इस साइड, तो इक्वल की इस साइड भी बराबर होगा। अब ये समीकरण 1 है 15 बटा 2x बराबर, और समीकरण 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 2 इसको मान लें। ठीक है, समीकरण 2 मान लें, यहाँ पर समीकरण 2 में 8 प्लस P बटा 2 है, तो इसके पोजीशन में जब करते हैं, एक के लिए आ गया 15 बटा 2 और 2 के लिए आया 8 प्लस P बटा 2 आया। अभी कैसे आया आपको मैं बता दूं, काफी आप चिंता में होंगे, काफी आप टेंशन में होंगे, उससे पहले भाई मेरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि x एक्सिस यहां भी है और x एक्सिस यहां भी है। जब एक साइड x एक्सिस इक्वल है तो दूसरे साइड भी x एक्सिस इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू समीकरण रूल से। समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड से हम बना सकते हैं। तो यहां पर कटे तो काट दिए, ना कटे तो छोड़ दिए। अब ये 15 प्लस 8 प्लस P आया, तो P बराबर मेरे भाई ये आपको 7 आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए। इस तरह से मेरे को आंसर जो चाहिए था P का ही मान, और P का मान मैंने ये रूल से, मध्य बिंदु वाले रूल को फॉलो करते हुए हमने कितना लाया 7 लाया। उससे पहले मैं आपको इस पर आधारित बहुत प्रॉब्लम मिलेगा जो आपको इसी बेस पर आधारित रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मुख्य हेडलाइन वाला प्रश्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक बार चाहते ये है मेरे भाई कि यदि कोई कंफ्यूजन आपको अभी भी है तो मैं उसे दूर कर दूं। आइए मेरे साथ आप बने रहें और एक बार फिर मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर कहता है कि 4 निर्देशांक दिए हुए और आगे की चर्चा किया समानांतर चतुर्भुज, हमने बाय फिगर समानांतर चतुर्भुज का बना दिया, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजा समान होती है, ये भी जानते हैं डिफिनेशन होता है। आगे एक चीज हमने इसमें नोट किया, अंदर जाके देखा कि जब मतलब P के वैल्यू निकालने के लिए एक हमें पार्ट को तलाश करना पड़ा, और वह पार्ट ये तलाश करना पड़ा कि समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, अतः समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब AC जो है ये दोनों को बराबर भाग में बांटता है और BD भी दोनों को क्या करता है बराबर भाग में बांटता है। तो AC का भी विकर्ण मध्य पिंड बराबर जब बांटेगा तो इसका मध्य बिंदु O हो जाएगा, BD का भी मध्य बिंदु O हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आप 9th क्लास में पढ़ लोगे, ये सब थ्योरम होता है। 9th क्लास में सिद्ध करने के लिए मिलेगा आपको कि सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। वही थ्योरम से ऐसे ऐसे स्टेप को उठाया जाता है और उठाने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाता है, तो ताकि ये बने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन के थ्योरम के जरिए आप आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, बशर्ते उस रूल को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज को हमने क्या किया कि अतः समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है
तो वैसे कंडीशन में अर्थात ओ मध्य बिंदु है AC तथा BD का, यानी AC का मतलब विकर्ण AC का भी और विकर्ण BD का भी। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है, तो O के लिए एक x एक्सिस में आया, दो ये लाइन के लिए AC का है तो ये लाइन के लिए एक x अक्ष के लिए एक x एक्सिस का आएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2 होया। उसी तरह से जब विकर्ण BD में हम जाते हैं तो वहां पर O भी मध्य बिंदु इसका भी है, तो उसके लिए x के अक्ष इसका भी अब निकलेगा x1 प्लस x2 बटा 2 8 प्लस p बटा 2। उसके सहायता से हमने इक्वेशन सेकंड माना। अब देख रहे हैं एक साइड इक्वल में, दूसरे साइड p को निकालने के लिए हमने ये समीकरण 1 और 2 से रूल को फॉलो किया और उसके सहायता से p का मान किया। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, क्या दौड़ रहा होगा कि सर ऑलरेडी आपने x का मान यहां पर x एक्सिस का मान तो निकाल ही लिया, तो फिर क्या जरूरत था कि यहां पर भी x एक्सिस का निकालना। तो यही चीज को तो मैं बउआ रे समझा रहा हूं कि मैं ये समझा रहा हूं कि O जो है ये दोनों का मध्य बिंदु है, दोनों रेखा का। तो जब दोनों रेखा का O मध्य बिंदु है, जब O दोनों रेखा का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब O का निर्देशांक एक x एक्सिस भी होगा y एक्सिस भी होगा एक रेखा के लिए, और दूसरे रेखा के लिए भी x एक्सिस निकलेगा और y एक्सिस निकलेगा। और वही कंसेप्ट को मैंने लगाया और वही कंसेप्ट को लगाने की सहायता से आपके सामने p का वैल्यू प्रश्न पूछ रहा था, तो मैंने p का वैल्यू निकाल दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं ताकि आपको आगे की ओर क्वेश्चन को मुझे बताना है। चलिए अब इसे मैं हटा रहा हूं। भाई मेरे बिल्कुल आप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे, किसी भी तरह का माइंड में कोई कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। मायने ये नहीं रखता है कि लैंग्वेज क्या लिखो, मायने ये रखता है मैथ के क्षेत्र में कि आपका समझ कैसा है, आप कैसे चीजों को अरेंजमेंट करते हैं। लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, आपका कैलकुलेशन पावर सही होना चाहिए, चीजों का कंसेप्ट सही होना चाहिए। यदि ये सही है तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा वो आप आसानी वे में बना लोगे, और कोई भी टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी ये समझ जाएंगे कि ये चीज कहां ले जा रहा और ये चीज क्या बता रहा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसी लेवल का क्वेश्चन है, इसी प्रश्न पर आधारित है। यदि क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आगे की ओर कह रहा है कि यदि बिंदु है 1,2 है, A है, और B जो कह रहा है वो आपका दे रखा 4,y है, ठीक है, और C जो कह रखा है वो x,6 है, C है। और आगे क्वेश्चन कहता है और D जो है मेरे भाई, D जो पॉइंट है उसका पॉइंट का दे रखा 3,5 है। इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो बताएं x और y बराबर क्या होगा। ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समानांतर चतुर्भुज का क्या है, शीर्ष है। तो x बराबर और y बराबर 8 है। चलिए आइए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन को हमने एक वैल्यू को जाना, आपके सामने दो मान आ गया, दो अननोन मान आ गया, इसको कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले फिगर को ड्रा करना है। निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहला पार्ट ये कहता है, सबसे मेन भूमिका होती है कि आप बाई फिगर चलें। जब बाई फिगर चलेंगे तो आप चीजों को अच्छे से समझेंगे, एक्स और वाई एक्सिस का अच्छा से ज्ञान होगा और वहां पर काफी अच्छे वे में काफी कम समय में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को भली भांति अच्छे से समझ रहे होंगे। और यदि वीडियो मेरा पूरा देख रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात, ठीक है। चलिए हम लोग अब हल करने जाते हैं मेरे भाई। हल जब करते हैं तो यहां पर एक समानांतर चतुर्भुज का मैं फिगर पढ़ दिया, ठीक है, ये फिगर पढ़ा। अब इसका नाम ए दिया, इसका नाम क्या दिया, बी दिया, इसका नाम क्या दिया, सी दिया, इसका नाम क्या दिया, डी दिया। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। एक का निर्देशांक दिया 1,2, बी का निर्देशांक दे रखा 4,y और सी का निर्देशांक दे रखा x,6 है, ठीक है, x,6 है, और डी का निर्देशांक दे रखा 3,5 है, इतना दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर x का मान भी निकालना और y का मान निकालना। उससे पहले आपको मुझे मालूम होगा कि इसमें विकर्ण वाला रूल को फॉलो करना, ठीक है, विकर्ण वाला रूल को। यहाँ पर विकर्ण वाले रूल को फॉलो करेंगे तो काफी आसानी वे में हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये फिगर का जो रूल था कह दिया। अब हम लिख सकते हैं, माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD क्योंकि दिया हुआ है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, एक निर्देशांक ये है, B का ये है, C का ये है, D का ये है। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। हम क्या लिख सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसको एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इतनी चीज तो आप लिख लेंगे, समद्विभाजित करती है, ये चीज जब लिख लेंगे, इसलिए क्या होगा, इसलिए आगे चल के ये क्या होगा मेरे भाई, यहां पर आप ध्यान दें, इसलिए विकर्ण BD और विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है। इसलिए विकर्ण के यहां पर लिख देंगे विकर्ण BD तथा आगे चल के विकर्ण जो है ये कह रहा है विकर्ण BD और विकर्ण AC, विकर्ण क्या है? AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु O है, ठीक है, O है। AC का मध्य बिंदु क्या है मेरे भाई? O है। तो जब AC का मध्य बिंदु O है तो उसके रिस्पेक्ट में अब आपको कैसे निकालना है वो चीज को मैं बताने जा रहा हूं। अब वो चीज को आपको मेन चीज समझना है। विकर्ण AC इसका मध्य बिंदु O है, तब क्या होगा कि मध्य बिंदु के क्षेत्र में जो है विकर्ण यहाँ पर, इसलिए क्या कहते हैं विकर्ण, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं विकर्ण BD के लिए हमने लिया, क्या लिया? BD के लिए O का x निर्देशांक ज्ञात करेंगे और y निर्देशांक ज्ञात किया, जिस तरह से पहले ज्ञात किया था। और विकर्ण BD के लिए O का x और y निर्देशांक क्या होगा? जब ये लाइन हम लंबा वाला लाइन विकर्ण BD है तो इसका x निर्देशांक और y निर्देशांक, x अक्ष के लिए फॉर्मूला होता है मेरे भाई, दो बिंदु की दूरी के लिए, ये इसका मध्य बिंदु है तो दो बिंदु की दूरी x1 + x2 होता है और बटा जो होता है 2 होता है। मध्य बिंदु विकर्ण BD के लिए O है मध्य बिंदु, O है क्या? मध्य बिंदु। विकर्ण BD के लिए O है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी से ये क्या सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 + x2 बटा 2 होता है। अब x1 जो मान रहे हैं मेरे भाई b और d है तो ये 4 है और x2 का काम 3 कर रहा प्लस है और बटा 2 हो गया, यानी 7 बटा क्या हो गया? 2 आ गया। इतना आ गया, इतनी बात तो आप कर लेंगे, किसी तरह कोई टेंशन ना होगा, यहाँ तक कर लें। अब y के लिए जब क्या है, y के लिए क्या होगा कि y1 प्लस क्या होगा 2y2 बटा 2 हो जाएगा। y1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, 5 हो गया और बटा क्या हो गया? 2 हो गया। इतना कर लेंगे। इसको हमने क्या मान लिया मेरे भाई? इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको हमने इक्वेशन सेकंड माना। इतना कर लें। जब आप इतना कर लें तो आपको मैं बता रहा हूं कि अभी तक जो विकर्ण BD का काम किया था और उसके रिस्पेक्ट में वो मध्य बिंदु था, तो मध्य बिंदु के सहायता से हमने x और y को जो मान निकाला वो मध्य बिंदु का मान निकाला। अब एक आपके सामने लाइन और बचा और एक विकर्ण और बचा जिसका नाम AC है। अब विकर्ण किसके लिए? अब जो जिसको जा रहे हैं बनाने विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए O मध्य बिंदु है। O क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है, दोनों के लिए मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु से x निर्देशांक इसका क्या होगा? तो x1 + x2 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे चल के AC के रूल में x1 का काम 1 करेगा तो ये 1 हो जाएगा और x2 का काम कौन करेगा मेरे भाई? x करेगा, ये x हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण जब 1 हो गया, 2 हो गया, इसको आप 3 मान लो। ठीक है, किसी तरह का आप समीकरण मैं लिख रहा हूं तो आप बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये समीकरण रूल कैसे होता है। इससे क्या होगा कि चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लगा। जब O विकर्ण का x एक्सिस निकाल लिया तो इसका मध्य बिंदु से y एक्सिस भी निकाल लें तो y1 प्लस क्या हो जाएगा? y2 बटा 2 हो जाएगा। अब y1 का काम जब विकर्ण AC है तो इसके रिस्पेक्ट में 2y1 होगा और यहाँ पर 6 जो होगा y2 होगा, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 6 बटा 2 यानी 8 बटा 2 बराबर 4 हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। इसको क्या मान लिया? 4 मान लिया। अब आपको देखो कुछ चीज ये पता चलेगा, इसका भी x एक्सिस इधर, इसका भी x एक्सिस इधर, ये दोनों का x एक्सिस इक्वल है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? x और y का जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे कंडीशन को, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से, समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 से क्या होगा? जब ये बराबर है तो इक्वल की इस साइड वाला फंक्शन भी बराबर होगा इसके, यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 3 से, 1 में समीकरण दिख रहा आपको 7 बटा 2 और 3 में दिख रहा 1 + x बटा 2, 1 + x बटा 2। यहाँ पर इसको डील कर देंगे। अब डील करेंगे तो ये क्या हो गया? 2 से 2 कट गया और ये 7 बचा, 1 + x बचा। भाई मेरे 7 - 1 हुआ, ये x बराबर जो आ गया 6 आ गया। उसी तरह
तरह से हम क्या करेंगे कि आगे चल के देखेंगे कि अब ये समीकरण आपके सामने ये 2 बच गया और ये भी y एक्सिस है, ये भी y एक्सिस। अब इक्वल की इस साइड में बराबर तो अगला साइड भी बराबर होगा, ठीक है। तो समीकरण 2 और आगे चल के देखेंगे 2 और 4 से, 2 और किससे 4 से, तो उसके रिस्पेक्ट में 2 का वैल्यू y प्लस 5/2 है और यहाँ पर जो वैल्यू 4 है तो यहाँ पर हो गया y प्लस 5 हो गया बटा 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो y बराबर 8 माइनस 5 हो गया बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो पता ही चला कि x का मान एक 6 आया और y का मान जो आया 3 आया। और यही आपसे ये चाह रहा था क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन के जरिए आपको बताना है कि x और y का मान कितना आएगा, x और y का मान कितना आएगा। तो x का मान कितना है, यानी x निर्देशांक जो d का जो निर्देश x का वैल्यू जो आया x बराबर 6 आया और y बराबर जो आया क्या आया 3 आया, यानी 6,3 यही इसका पॉइंट का बिंदु होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहा होगा। भाई मेरे सिर्फ आपको मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट को ध्यान रखना है। यदि मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखते हैं तो काफी आसानी वे में बना लेंगे, कहीं पर भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही रूल से चलेंगे जो रूल कहता है समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, समान अनुपात एक दूसरे को जो है बराबर में बांटती है। उसके कंसेप्ट में विकर्ण AC था, विकर्ण BD था, दोनों का मिडिल पॉइंट जो था वो था। उसके सहायता से हमने दो x एक्सिस निकलेगा और 2 y एक्सिस निकलेगा। जब 2 निकला तो एक को इक्वेशन रूल में हम फॉलो किया, दूसरे को भी इक्वेशन रूल में फॉलो किया। उसके सहायता से हम आसानी वे में x और y के मान को ज्ञात कर लिया। मुझे किसी भी तरह का उम्मीद है कि आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक के क्लास में आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसा है, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें, इधर उधर अपने माइंड को नहीं करें। बिल्कुल आपको मैं एक अच्छा बेस दूंगा, किसी भी तरह का कोई टेंशन ना हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लैंग्वेज देख के कभी मत गड़बड़ाइएगा, ना हड़बड़ाइएगा। मैथ में लैंग्वेज मायने नहीं रखता, बशर्ते मैथ में क्या हो, एक पॉइंट सही हो, कैलकुलेशन सही हो, प्रोसेस सही हो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को तो डील हो गया। ये अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है। जहां आगे कह रहा क्वेश्चन AB एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है। जहां AB एक वृत्त का क्या है, व्यास है। जहां AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका आगे चल के क्वेश्चन कह रहा है AB एक वृत्त जिसका केंद्र 2, जिसका केंद्र जो है 2,-3 है, जिसका केंद्र 2,-3 है, तथा B का निर्देशांक जो दे रखा है वो आपको 1,4 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का लेवल अब कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्वेश्चन का कुछ पैटर्न है जो आगे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पैटर्न से आपको बिल्कुल मतलब हड़बड़ाना नहीं है और ना ही आपको गड़बड़ाना है। बशर्ते आप बिल्कुल हर हाल में अपने बेस को अपने साथ रखना, अपने बेस को अपने गले में मिला के, माइंड में मिला के रखना, तब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी आसानी वे में बना देंगे। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे भाई और बहन। तो देखें यहाँ कि बिंदु कहता है A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का चर्चा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वृत्त बना लेंगे। बना लिया वृत्त। अब ये जब वृत्त बना लिया तो वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है। ठीक है, ये केंद्र हो गया और यहाँ पर कह रहा है कि जिसका व्यास, तो व्यास जो होता है वृत्त के दोनों छोर पर ऐसा रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरी उसका क्या होता है, व्यास होता है। इतनी बात तो समझ गए। अब इतना बात जब समझ गए तो जिसमें क्या कहता है कि A का इसका एक बिंदु क्या है, B है, और A का निर्देशांक ज्ञात करो। तो A का निर्देशांक मैंने माना x और y है। ठीक है, ऑलरेडी B का निर्देशांक चर्चा में दे रखा है 1 और 4 है, 1 और 4 है। और यहाँ पर कह रहा है कि जिसका
किसका? केंद्र तक। केंद्र का मतलब यही सबसे बीच में, वृत्त के जो बीच में स्थित बिंदु को हम लोग केंद्र के नाम से जानते हैं। और केंद्र का जो निर्देशांक है 2, -3 इतना है। तो आपको यही इस प्रोसेस के सहायता से आपको बताना यह है कि ए का निर्देशांक क्या होगा। तो आप बताओ कि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यदि मैं आपके सामने फिगर को ड्रा कर दिया तो अभी भी आपको यदि एक भारी लग रहा है तो समझिए कि आपने बेस को बिल्कुल कम पढ़ा है, बेस का कंसेप्ट आपके पास कम है। तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है तो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मैंने माना कि बिंदु ए का निर्देशांक एक्स और वाई है। यहां पर हम लिख देंगे कि माना कि, क्या लिख देंगे मेरे भाई, माना कि बिंदु ए एक्स और वाई निर्देशांक है। ठीक है, एक्स और वाई निर्देशांक है। जब एक्स और वाई निर्देशांक है तो उसके कंसेप्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ जो है ए बी का बिल्कुल जो है मिडिल पॉइंट है। कहने का मतलब जो व्यास का बीच का जो केंद्र होता है बिल्कुल मध्य होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। तो इससे पता ही चला कि मध्य जब होता है तो यहाँ पर ये जो हो गया ये पूरी तरह से पार्ट बाय पार्ट में, बराबर पार्ट में एक दूसरे को बांटती होगी। यानी हम क्या कह सकते हैं, ए बी रेखाखंड ओ का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी रेखाखंड ओ का मध्य बिंदु। तो हम कह सकते हैं यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि ओ जिसका निर्देशांक 2, -3 है, ओ है मध्य बिंदु ए बी रेखाखंड का। ठीक है, वो है मध्य बिंदु ए बी रेखाखंड का। तो मध्य बिंदु से हमें जब फॉर्मूला जानते हैं, मध्य बिंदु से जब दूरी से क्या होता है, मध्य बिंदु से x के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। तो x का काम क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 पुट कर देंगे। और x1 का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, x1 का काम x कर रहा है, और y1 का काम प्लस जो होता है 1 कर रहा है बटा 2 कर रहा है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसके सहायता से जब हम डील करेंगे, x का निकालेंगे तो 2 दूनी 4, x + 1 होगा तो 4 - 1 बराबर x आ जाएगा, यानी x बराबर 3 आया। तो इसका जो है एक पॉइंट निकल गया, बिंदु ए का निर्देशांक का 3 निकला। अब हम लोग जब x का मान निकाला तो y भी होता है। y के लिए फॉर्मूला y1 + y2 बटा क्या होता है, 2 होता है। तो y1 के रिस्पेक्ट में ये y इसका y1 हो जाएगा और y2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। इतना तो कर देंगे हम, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं हो। और इसका जब निर्देशांक बिंदु मध्य बिंदु यहां पर देखें y है और y का मान -3 दे रखा, तो -3 हो गया। अब ये -6 हो गया, y प्लस क्या हो गया, 4 हो गया, -6 - 4 बराबर क्या y हो गया, तो y बराबर हो गया -10। यानी हम कह सकते हैं बिंदु ए का जो निर्देशांक आया 3, -10। पता ही चला कि यह क्वेश्चन का भी मैंने मतलब आंसर तक पहुंच गए, किसी तरह का यहां तक भी कोई प्रॉब्लम ना हुआ। तो इस सारी बातों से ये पता चलता है सिर्फ बेस सही होना चाहिए, बेस का कंसेप्ट लेवल अगर अच्छा रहेगा तो ऐसे से क्वेश्चन को भी हम आसानी वे में बना देंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे, देखें आप एक बार फिर से मैं हाईलाइट करा रहा हूं कि यहां पर देखो आप, ए बी जो रेखा है, ए बी रेखा है, वृत्त का केंद्र ओ है, और याद रखें कि व्यास ए बी है, ए बी एक व्यास का केंद्र है। तो उसके रिस्पेक्ट में केंद्र जो होता है, व्यास का जो होता है, केंद्र जो होता है व्यास का बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। तो वहां पर मध्य बिंदु के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बटा 2। x का काम यहाँ पर मध्य बिंदु x एक्सिस 2 है, हमने 2 पुट किया। x1 का काम x यहाँ है और प्लस y1 x1 हो, x2 हो गया, 1 हो गया बटा 2, उसके सहायता से x बराबर 3। उसी तरह से एक बार और मुझे पता लगाना कि y के लिए फॉर्मूला मध्य बिंदु से y1 + y2 बटा 2। y1 का काम कौन कर रहा है, -3, और y1 के जगह पर y का काम कर रहा है, y एक्सिस है तो -3, और y1 का काम y कर रहा है और y2 का काम 4 कर रहा है बटा 2। तो जब कैलकुलेशन के प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाया तो पता ही चला कि y -10 आया। इस तरह से आज के क्लास का ये भी क्वेश्चन एंड हुआ। तो चलिए, इस तरह से अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देख लिया और इसी तरह से अब क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपसे घटता चले जा रहा है, आप बिल्कुल समझते जा रहे हो, क्वेश्चन आपसे घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं अच्छे ढंग से कि वो अगला पॉइंट क्या कहता है। ये सारी बात को आप भली भांति अच्छे से समझेंगे तभी बना पाएंगे, वरना अगर कंसेप्ट सही नहीं होगा तो आप कितनों भी हाथ पैर मार लें, आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका सामने ये क्वेश्चन और रहा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए और बी क्रमशः इतना इतना का निर्देशांक है,
ये कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी है, ए है और यहाँ पर है मेरे भाई बी है, ठीक है, ए और बी, जिसका ए का निर्देशांक -2 है और -2 है, और बी का जो निर्देशांक है मेरे भाई 2 - 4 है, इतना दे रखा है, ठीक है। और तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसको हम लोग x और y मान लेते हैं, ठीक है। और आगे चल के दे रखा है, यदि इतना ही दे रखा है कि AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB है। अब इसी तो P रेखाखंड AB पर स्थित है, आगे कह रहा है कि P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है और क्या क्वेश्चन हमसे चाह रहा है, ये चीज को मैं आपको बाई फिगर समझा देना चाहता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई A और B एक रेखाखंड है और इसका A का निर्देशांक -2, है, B का निर्देशांक 2, -4 है, और यहाँ पर जब ये है और P जो बिंदु है AB पर स्थित है, ये नहीं चर्चा किया कि P AB का मध्य बिंदु है, सिर्फ ये क्वेश्चन कह रहा है कि P जो बिंदु है AB पर स्थित है। स्थित का मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है। यदि आपके माइंड में सवाल आता होगा कि सर आपने बीच क्यों लिया, तो ऐसा कुछ ना समझो, ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, सिर्फ चर्चा में कि P AB पर स्थित है, इतना काम हो गया। आगे कहता है कि रिलेशन संबंध दे रखा है AP और AB के बीच, AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। आइए तो हम इस प्रॉब्लम को हल करते हैं, आप मेरे साथ बने रहें, इधर उधर नहीं माइंड को करें। भाई मेरे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, आगे चल के देखते हैं क्या है, कि दिया है में क्या आ रहा है, AP बराबर 3/7 AB है, 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि AP जो ये पार्ट हुआ और AB क्या हुआ, ये पार्ट हुआ, AB ये पूरा पार्ट हुआ, AP ये हुआ। तो AB को हम लिख सकते हैं, थोड़ा पल के लिए आप यहां पर समझेंगे, AB को हम लिख सकते हैं AP + PB, क्योंकि जब दो छोटे पार्ट को जोड़ देंगे तो बड़ा पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ये बात यदि आप समझ जाते हैं तो ये मेथड को भी आप समझ गए और इस मेथड को भी आप डील कर देंगे। आइए मेरे साथ आप बने रहें। AP जब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 AP हो जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा 3 AB होगा। इतना तो आप कर देंगे, किसी तरह का यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप यहां कर दिया तो यहां पर AP को हम रहे देंगे 7 AP। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों रहे दे रहे हैं, तो ये छोटा पार्ट है, इसके बीच में कोई और बिंदु नहीं है, ना ही ये कोई पार्ट को डिवाइड करता है, इसलिए हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब AB है तो AB को हम क्या देख रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, AB को AP + PB, AP + PB, AP + PB, AP + PB, इतना कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि AB एक बड़ा पार्ट है, इसको दो पार्ट में जोड़ेंगे तो AB के इक्वल आएगा, इसलिए AP + PB, और 3 जो है मल्टीपल में था तो हमने इसे छेड़छाड़ नहीं करा, बिल्कुल आगे में लिख दिया, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब ये जब हो गया तो 7 AP हुआ मेरे भाई, और बराबर 3 AP इधर हो गया, 3 AP और प्लस जो हो गया 3 PB हो गया, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब AP वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और PB वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, तो आप खुद बताओगे कि यहां पर रेशियो में बदलेगा, यहां पर एक अनुपात आएगा। आप मेरे साथ बने रहो और देखो, 7 AP जब हो यहां हो गया और -3 AP ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल के इस साइड में आएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 PB हो जाएगा। 7 AP में से 3 PB चल गया तो ये आपका आ गया 4 AP आ गया, और ये आ गया 3 PB आ गया। अब हम कह सकते हैं कि AP/PB बराबर जो मेरे भाई वो आ गया, AP/PB बराबर 3/4 आ गया, 3 है, ये इस साइड में आ गया मल्टीपल में। हम ये एक चीज और स्टेप कर सकते हैं, AP अनुपात PB बराबर जो आ जाएगा 3:4 आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। जब 3:4 आ जाएगा तो इससे ये पता चला कि AP/PB का मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये 3 का काम कर रहा है, और ये PB का जो पार्ट कर रहा है 4 कर रहा है, जो ये यानी दो रेशियो में ये चीज कन्वर्ट हो गया। तो इससे आपको अंदाजा लगता होगा कि हमने पिछले वाले क्लास में बताया था कि जब कोई रेखाखंड AB हो और उसका A निर्देशांक दिया रहे, B निर्देशांक दिया रहे और P कोई निर्देशांक निकालना रहे, तो उसके कंसेप्ट में यदि रेशियो दिया रहे तो हम आसानी वे में विभाजन सूत्र से हम आसानी वे में रेशियो जो है उसके जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को निकाल लेंगे, जो P बिंदु बीच में है या किनारे है, ठीक है, इतनी रिस्पेक्ट में आप समझ जाएंगे। अब देखेंगे क्या कि AP/PB, तो हम कह सकते हैं कि हम यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कुछ लैंग्वेज लिख देंगे, P बिंदु
बी एक्स कॉमा वाई बिंदु रेखाखंड ए बी को अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित कितने अनुपात में करती है? तो 3:4 में, 3:4 में अंतः विभाजित करती है। जब विभाजित करती है तो हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विभाजन सूत्र से। जब विभाजित करती है तो क्या लगा देंगे? विभाजन सूत्र। क्योंकि आप यहां पर देखो कि ये P बिंदु AP और PB को 3 और 4 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो अंतः जब विभाजित करती है, विभाजन सूत्र से एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है कि mx2 होता है और nx1 होता है और बटा जो होता है m+n होता है। यही होता है ना, क्योंकि m का काम ये कर रहा है 3m का काम कर रहा है और n का काम 4 कर रहा है। ठीक है, n का काम क्या कर रहा है? 4 कर रहा है। तो mx2 होता है, तो x2 का काम 2 कर रहा है। अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। m का वैल्यू m जो आया इसमें कितना, m का काम कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, तो 3 हो गया और x2 का काम 2 कर रहा है। फिर होगा n होगा, n का काम 4 कर रहा और x1 का काम जो कर रहा -2 कर रहा है। इतना कर देंगे और फिर बटा में 3 + 4 यानी 3 प्लस क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये 3 दूनी 6 हो गया, -8 हो गया, बटा कितना हो गया? 4 3 7 हो गया। तो ये माइनस जो हो गया मेरे भाई -2/7, -2 बटा क्या हो गया? 7 हो गया। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला कि ये जो विभाजन सूत्र से चले तो फॉर्मूला एक्स एक्सिस के लिए निकालें। एक्स वाले पार्ट को जब निकाल रहे हैं तो एक बी बिंदु का, तो mx2 + nx1 बटा m+n होता है। तो m का काम 3 कर रहा है यानी 3 जो है इधर है और ये 4 है, यही ना। तो mx2 3:4 में जब डिवाइड करता है तो 3 जो दूनी 6 हो गया और 4 -8 हो गया, -2/7 हो गया। अब y के लिए निकालते हैं तो my2 हो जाएगा, अब प्लस जो होता है ny1 हो जाएगा, अब बटा जो हो जाएगा मेरे भाई m+n हो जाएगा। अब उसके रिस्पेक्ट में m का काम तो 3 कर रहा है, 3 जो होगा y2 से -4 हो जाएगा और n जो होगा, n का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहा है और y1 का काम कौन कर रहा है? -2 कर रहा है और बटा जो होगा 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, -20 बटा क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी एक पॉइंट आपका आ गया आंसर में -20/7 आया, एक पॉइंट -2/7 आया। यानी यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने चाहिए। या आप बताएं कि आप कैसे मैंने प्रोसेस को बनाया, किस अंदाज में मैंने डील किया, वो आपको दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस को 3 यहाँ पर संबंध रिलेशन आपके सामने ये था। इस रिलेशन के जरिए मैंने एपी और पीबी का अनुपात किया। 7 AP था, इधर आया 3 AP, इधर आ गया 3 PB। 3 AP, AP वाले पार्ट को इस साइड में 4 AP आया, 3 PB, AP बटा PB बराबर आया 3/4 आया, AP रेशियो PB रेशियो बराबर आया 3:1। यानी AP यहाँ तक 3 है और ये PB कितना 4। यहाँ पर जो है AP का काम M कर गया और PB का काम N कर गया। तो विभाजन सूत्र से mx2 + nx1 बटा m+n होता है। P बिंदु का एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या m का काम 3 किया, तो 3 दूनी 6 mx2 हो गया। तो यहाँ पर यहाँ पर mx2 हो गया, mx2 + nx1, तो ठीक है 3 दूनी 6 हो गया और प्लस nx1 हो गया, तो 4 मल्टीपल जो हो गया -2 हो गया, -8 हो गया, 6 हो गया, -6 -2/7 आ गया। उसी तरह से y के लिए तो my2 + ny1 बटा m+n, तो m का काम 3 मल्टीपल -4 तो -12 और -8 -20/7। इस तरह से आपके पार्ट का आज ये क्वेश्चन बिल्कुल एंड हो गया। हम यहाँ पर आपको बता दें कि अब आपका लेवल क्वेश्चन का निर्देशांक ज्यामिति का लगभग 80% एंड हो गया। अब कुछ ही प्रॉब्लम बचा है जो आपके लिए लेसन का लास्ट वो प्रॉब्लम रहेगा और उस पर मैं काफ़ी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करा दूंगा। किसी तरह का कोई टेंशन आपको नहीं होने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूँ, एंड करता हूँ। आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें, किसी भी तरह कोई टेंशन आपको ना हो। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।